हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। आप सभी जानते हैं वर्तमान में दावोस शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि यह बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत था। अमेरिका फर्स्ट की नीति ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया। इसका असर सीधे शेयर बाजार की गिरावट और सोने की कीमतों में उछाल के रूप में दिखा। ग्रीनलैंड, नाटो में तनाव और वैश्विक सुरक्षा ढांचे में बदलाव के बीच भारत एक रणनीतिकर्ता के रूप में उभरता नजर आ रहा है। तो सवाल यह है, यह वैश्विक संकट भारत के लिए एक नया अवसर बन सकता है? आइए मिलकर इस वीडियो में इन डिटेल सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू आरबीएल एकेडमी। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको आरबीएल एकेडमी पर मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिनारियो पर बात करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल इकोनॉमी जैसे विषयों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दावोस 2026 में दिया गया सिर्फ एक भाषण पूरी दुनिया के समीकरणों को बदल सकता है और ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट कैसे बन सकता है। जरा सोचिए, साल है 2026। दावोस में एक स्पीच होती है और बस उस एक स्पीच से पूरी दुनिया के बाजारों में मानो सुनामी आ जाती है। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो जाते हैं और जियोपॉलिटिक्स में एक नया ही तनाव पैदा हो जाता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले दावोस का वो ग्लोबल शॉक क्या था, दूसरा ट्रंप का वो जियोपॉलिटिकल मैसेज क्या था, तीसरा इसका बाजारों पर तुरंत क्या असर हुआ, चौथा और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसमें क्या मौके और क्या चुनौतियां थीं, और आखिर में हम देखेंगे कि भारत का नया रोल क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। दावोस 2026 एक ग्लोबल शॉक। अब ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा झटका क्यों था, हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये दावोस है क्या और इतना जरूरी क्यों है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WFP कहते हैं, एक सालाना समिट है। सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जहां हर साल दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, टॉप कंपनियों के CEOs और पॉलिसी मेकर्स सब एक साथ आते हैं और इकोनॉमी, सिक्योरिटी और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर बात करते हैं। मतलब ट्रेडिशनल तरीके से देखें तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा मंच रहा है। लेकिन 2026 का दावोस बिल्कुल अलग था। उसने ग्लोबल सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल दिया। देखिए, जहां पहले का दौर था कोऑपरेशन एरा, यानी सहयोग का युग, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी और साझे लक्ष्यों पर जोर था, वहीं 2026 ने एक कंपटीशन एरा यानी प्रतिस्पर्धा के युग की शुरुआत कर दी, जहां सारा फोकस अब नेशनल इंटरेस्ट, टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस और आपसी होड़ पर आ गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, ट्रंप का वो जियोपॉलिटिकल मैसेज। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ एक इकोनॉमिक स्पीच नहीं थी। नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग थी, एक ऐसी चेतावनी जिसने दुनिया के पावर बैलेंस को ही चैलेंज कर दिया। इस भाषण के 4 बड़े संकेत थे जो हमें याद रखने चाहिए। पहला, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक और भी ज्यादा एग्रेसिव रूप, जिसे हम अमेरिका फर्स्ट 2.0 कह सकते हैं। दूसरा, ग्लोबल कोऑपरेशन को छोड़कर सीधे सीधे क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने पर जोर देना। तीसरा, नेटो के साथी देशों पर अपना डिफेंस खर्च बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा दबाव बनाना। और चौथा, एक नैरेटिव बनाना कि ये अमेरिका बनाम यूरोप की लड़ाई है। अब इस पूरे भाषण के सेंटर में एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, ग्रीनलैंड। तो सवाल ये है कि भाई, ग्रीनलैंड अचानक इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट क्यों बन गया? इसका जवाब इन 3 वजहों में छिपा है। पहली, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और ग्रीनलैंड की लोकेशन इन पर जबरदस्त कंट्रोल देती है। दूसरी, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है, जो नॉर्थ अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है, जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक फ्यूचर की हर टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। अब जाहिर है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका की इस दिलचस्पी को लेकर डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन बहुत ही तेज और साफ था। उन्होंने 2 टूक कह दिया, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। और बस इस एक बयान ने डिप्लोमैटिक टेंशन को आसमान पर पहुंचा दिया। भाषण में नेटो को भी नहीं बख्शा गया। और क्यों, ये चार्ट देखिए, सब साफ हो जाएगा। अमेरिका का जो डिफेंस पर खर्च है, वो उसके यूरोपियन साथियों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा है। और इसी बात को आधार बनाकर यूरोप पर फ्री राइडर होने का आरोप लगाया गया।
मतलब कि वो मुफ्त में अमेरिका की दी हुई सिक्योरिटी का मजा ले रहे हैं। इससे ट्रांस अटलांटिक रिश्ते में दरार और भी गहरी हो गई। तो इस जियोपॉलिटिकल ड्रामे का बाजारों पे क्या असर हुआ? चलिए अब इसे समझते हैं हमारे तीसरे हिस्से में। देखते हैं कि कैसे इस जियोपॉलिटिकल रिस्क ने फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल-पुथल मचा दी। मार्केट का रिएक्शन समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे ही जियोपॉलिटिकल रिस्क ऊपर गया, इन्वेस्टर्स ने घबराकर अपना पैसा सुरक्षित जगह लगाना शुरू कर दिया। सबसे सुरक्षित क्या है? सोना। तो गोल्ड ऊपर गया। वहीं रिस्क बढ़ने से स्टॉक मार्केट्स नीचे आए और अमेरिकी डॉलर भी कमजोर पड़ गया। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। सोना, जिसे सेफ हेवन कहते हैं, यानी मुश्किल वक्त का साथी, उसकी मांग इतनी बड़ी कि वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट्स जैसे डाउ जोन्स तेजी से गिरे क्योंकि बाजार में रिस्क ऑफ सेंटीमेंट था, मतलब कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था। और डॉलर इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि सारा पैसा वहां से निकलकर गोल्ड जैसी सुरक्षित चीजों में जा रहा था। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां से एग्जाम्स में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। इस सब का भारत के लिए क्या मतलब है? भारत के लिए क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां? देखिए, इस नए माहौल में भारत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ तो मौके ही मौके हैं, जैसे चीन को काउंटर करने के लिए एक बैलेंसिंग पावर बनना, अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और इंडो पैसिफिक में एक बड़े सिक्योरिटी प्लेयर का रोल निभाना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े रिस्क भी हैं, जैसे अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, एक स्ट्रेटेजिक अनिश्चितता का माहौल और हमारे ही साथी देशों के बीच टेंशन का बढ़ना। ये जो ग्लोबल टेंशन है, इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले ग्लोबल शॉक लगता है, जिससे विदेशी निवेशक यानी FIIs अपना पैसा मार्केट से निकालने लगते हैं। इससे हमारे रुपये पर दबाव बढ़ता है और जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे आखिर में महंगाई का खतरा बढ़ जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ग्रीनलैंड का मुद्दा भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये भारत के लॉन्ग टर्म गेम का हिस्सा है। भारत आर्कटिक काउंसिल का एक ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। आर्कटिक के नए नॉर्दर्न सी रूट में हमारा गहरा इंटरेस्ट है और हम ये भी मॉनिटर कर रहे हैं कि आर्कटिक के क्लाइमेट का हमारे मॉनसून पर क्या असर पड़ता है। इसलिए आर्कटिक में अमेरिका, रूस, चीन के बीच जो ये बड़ा खेल चल रहा है, उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस बंटी हुई, टूटी हुई दुनिया में भारत का नया रोल क्या होने वाला है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि दुनिया अब बदल रही है। हम कॉपरेशन के एक दौर से निकलकर कंपटीशन के एक नए दौर में जा रहे हैं और दावोस 2026 का वो भाषण इसी बहुत बड़े बदलाव का एक प्रतीक है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में भारत की ताकत क्या है? यहाँ 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, हमारा स्ट्रेटेजिक पेशेंस। दूसरी, हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस यानी झटके सहने की क्षमता। और तीसरी, हमारा डिप्लोमैटिक बैलेंस, जिसे हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी कहते हैं। मतलब हम किसी एक गुट से बंद कर नहीं रहते, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से एक ही समय पर कई ताकतों के साथ काम करते हैं। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे दमदार आइडिया पर लाती है। इस खंडित विश्व व्यवस्था में भारत एक फॉलोअर की तरह नहीं, बल्कि एक स्टेबलाइजर यानी दुनिया को स्थिर करने वाली एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और यही वो विचार है जो आने वाले समय में भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल भूमिका को शायद सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दावोस में हुए शिखर सम्मेलन में जो भी घटनाएं थीं आप सभी को इन डिटेल समझ में आई होंगी। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है ये शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सभी को ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ।